Hello everyone, so welcome all of you in this lecture of magnetic effect of current. तो अभी तक मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप लोगों को ये पढ़ाया था कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कहाँ जनरेट होगा, कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमने ये सब पढ़ा था। लेकिन अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उसमें हम किसी चार्ज को ले जाते हैं तो उस पर कब कितना फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये देखेंगे। अगर हम उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर ले जाएं तो उस पर कैसे फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, कब क्या क्या कंडीशन होगी, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में क्या था कि करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसे होता था मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, कैसे होता था, कितना डेवलप होता था, ये सब। ठीक है, और अब ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें हम करंट कैरिंग वायर लाएंगे या फिर हम चार्ज लेके आएंगे, ये सब होगा। ठीक है, ओके। तो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। ओके ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं बता दूं कि इसके जो नोट्स हैं, मेरे जितने भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी के जो नोट्स हैं वो मेडिको समीक्षा एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ठीक है, वहां पर आप जाके इसको चेक कर सकते हो और जो नोट्स हैं उनको किस तरह से एनरोल करना है उसका सारा प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, देन उसके बाद आप जब ई बुक्स वाली कैटेगरी में जाओगे वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम शुरू करते हैं कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि क्या है कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसमें हम देखेंगे कि कोई मूविंग चार्ज होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अभी होगा क्या मेरे पास कि मेरे पास क्या है, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, चलो तो मेरे पास क्या है, ये किस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं क्रॉस करके शो कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, किस डायरेक्शन में है ये मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ है ना। तो ये क्या बोलेंगे, अंदर की तरफ, मतलब जैसे मैंने क्रॉस करके बनाया तो इनसाइड द बुक या प्लेन, जिस भी प्लेन पे ऐसे बनाया उसे कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे कहते हो जनरली, ऐसे कहते हैं ना, यहाँ अंदर आना मना है तो क्रॉस बना देते हैं, तो ऐसे अंदर आना मना है तो क्रॉस मतलब अंदर। ठीक है, ओके। तो मेरे पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल, इस पे चार्ज है Q, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, जो कि जो फोर्स लगेगा किस पर, चार्ज पार्टिकल पर, जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, b। ठीक है, और इस पार्टिकल की मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v, q क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज ऑन पार्टिकल। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और b क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो तुम, फोर्स क्या होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डेफिनेटली इसको, इस फोर्स को मुझे एक वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसे बाहर रख देंगे, वी क्रॉस बी, यानी कि ये जो विक्ट्री वाला वी होता है ये क्या आएगा, पहले आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये विक्ट्री वाला वी पहले आएगा, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। क्यों यूजफुल है, इससे हमें ये पता चलता है, इसी के थ्रू हम पता करते हैं कि भाई डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो इसी को और हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विच इज प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर प्लेस्ड नहीं कहेंगे, मतलब जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है। अब तुम देखो इस फोर्स को, अब मैं ये देखूंगी कि इस फोर्स को मैं कैसे कैसे जीरो कर सकती हूँ। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला तुम्हें क्या ध्यान रखना है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि अरे दीदी आपने तो क्यू वी बी लिख दिया था, साइन थीटा यहाँ पे कहाँ है, वो सब भी क्लियर हो जाएगा, अभी रुको। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला क्या है, ये वाला क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो मैंने क्या कहा कि एफ जीरो कब कब हो सकता है, तो कंडीशन केस वन, केस हम क्या करेंगे कि एफ जीरो कब कब हो सकता है ये देखना है।
तो F0 किन किन कंडीशंस में हो सकता है? तो F0 किस किस कंडीशन में हो सकता है? पहली कंडीशन, इफ वेलोसिटी इज जीरो, यानी कि चार्ज एट रेस्ट, यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल वो रेस्ट पर है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज जो है वो रेस्ट पर है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब अगर वो रुका हुआ है तो उसे कोई नहीं हिला सकता, है ना। फोर्स लगाओ, तुम देखो किसी चीज पे फोर्स लगाते हो तभी तो वो मूव करती है। तो अगर वो ऑलरेडी रेस्ट पे है तो उसे कोई नहीं हिला सकता। लेकिन अगर उसने चलने की कोशिश की तो वो गया, ठीक है। वो वैसे वो नहीं होता, दलदल होता है, नहीं दलदल, दलदल में क्या होता है, तुम रुके रहो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, जैसे ही तुम मूव करने की कोशिश करोगे और ज्यादा डीप जाते जाओगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कब जीरो हो जाएगा। और दूसरी चीज, अब देखो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दोगे तो जीरो हो गया। चार्ज रख रहे हो तो चार्ज तो होगा ही ना, बी भी रख, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो। तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आप क्या कर दो कि इफ थीटा इज जीरो, थीटा इज जीरो, यानी कि थीटा क्या था, अच्छा थीटा क्या था यहाँ पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। तो अगर वो एंगल ही जीरो कर दो, यानी कि क्या हो जाए, यानी कि कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए कि जैसे हमने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमारा जो चार्ज पार्टिकल है Q, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है Q, और ये प्लस Q जो है वो भी क्या कर रहा है, इधर ही की तरफ जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो ऐसी केस में भी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल गलती से भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया है, तो अगर वो ये चाहता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाए, तो फिर चार्ज पार्टिकल को क्या करना चाहिए, बताओ जल्दी, क्या करना चाहिए चार्ज पार्टिकल को ताकि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे? दो चीजें करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, या तो वो चुपचाप बैठ जाए, ठीक है। अब चुपचाप बैठा रहेगा तो वहां से निकलेगा कैसे? अगर उसे बाहर निकलना है तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चुपचाप चुपचाप चलता जाए और निकल जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। ये तो मैंने बस अपने हिसाब से बना दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स की, कि फोर्स क्या है। तो हम किससे क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। तो ये मैंने क्या बनाया है, ये लेफ्ट हैंड बनाया है, क्या बनाया है, ये लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब ये तो भाई हमने लेफ्ट हैंड बना दिया है, तो ये हमारा क्या है, थंब, दिस इज द थंब, दिस इज थंब, ठीक है। और ये हमारी क्या है, फोर फिंगर, फोर फिंगर, है ना। और ये वाली हमारी सेकंड वाली, जो फर्स्ट सेकंड फिंगर बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसे इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, इसे इंडेक्स लिख देती हूँ, या फिर फोर फिंगर, मुझे याद मतलब जिस जो भी तुम्हें ठीक लगे, ठीक है, इंडेक्स फिंगर लिख देती हूँ, ठीक है, ये वाली। उसके बाद ये हमारी मिडल फिंगर होती है, सेकंड वाली, मतलब ये थर्ड नंबर ही हो गया, अगर तुम फिंगर थंब से काउंट करोगे तो थर्ड। तो अल्टीमेटली ये हो गया, ठीक है। तो तुम्हें एक ट्रिक कैसे याद रखनी है, ये ध्यान रखना है कि तुम्हें ये क्या याद रखोगे, फादर, ऐसे ट्रिक याद रखो, फादर, मदर, चाइल्ड, ठीक है। ये तीनों उंगलियां जो हैं, ऑल थ्री फिंगर्स शुड बी एट राइट एंगल टू ईच अदर, ऐसे, देखो देखो देखो, दिख रहा है, सभी एंगल से देख लो, इधर से देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ठीक है। ये सारी फिंगर्स क्या है, ये राइट एंगल पे होनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड होना चाहिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो फादर, मदर, चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, इस ट्रिक का मतलब क्या है भाई, फादर, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, ठीक, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। अब ये चार्ज पार्टिकल का क्या, चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्या, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो भी कैसा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, चलो अब आगे मैं तुम्हें कुछ देती हूँ केसेस, उसके डायरेक्शन बता। देखो ये केसेस बनाए हैं, हमारा पहला नंबर जो है इसको ध्यान से देखते हैं। इस पे मैंने कहा कि ये जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहले बताओ इस पहले वाले केस में
मैं एक काम करती हूँ, इनको बॉक्स में बंद कर देती हूँ ताकि तुम्हें ये सारे अलग अलग केसेस लगे, ठीक है। ये केस हो गया, ये वाला हो गया, ये अलग, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ये 5 केसेस हैं। चलो अब हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड है और उसके बाद फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये कैसा है, कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ, पेपर के अंदर, ठीक है। तो फादर मदर चाइल्ड ऐसे याद रखना है। तो ये क्या है, मदर मतलब एम, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। फिर उसके बाद ऐसे देखते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, इस साइड, ठीक है। तो मैं अपनी उंगली को ऐसे घुमा लूंगी, ऐसे। तो मेरे हिसाब से थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ऐसे ही निकालना है, निकालो निकालो बताओ। इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, ठीक है। चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, यानी कि राइट साइड, ठीक है। ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ थर्ड वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी किस, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मोशन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो नेगेटिव चार्ज की जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में दे रखी है, ये समझ लो कि तुम्हें अपनी ये उंगली, फिंगर जो है वो अपोजिट करनी है उसके। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे राइट हैंड साइड दे रखी है, तुम्हें क्या कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड अपनी ये जो चार्ज की डायरेक्शन वाला करना है। क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में ही करेगा। ये चीज सेल्फ अंडरस्टूड है, क्वेश्चन नहीं बताएगा, तुम्हें ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इधर कर लोगे उंगली, तो फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर, इसमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी कहाँ है, इधर ऊपर जा रही है, तो फोर्स किधर लगेगा, राइट हैंड साइड, है ना। सिंपल सिंपल सा है, रोक रोक के वीडियो को अपने आप कर करके देखना, ठीक है। फिफ्थ वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, वेलोसिटी, ओ सॉरी, एक मिनट मैंने ये इसमें गलत कर दिया। मैंने इसको ये फोर्थ वाला जो था नेगेटिव चार्ज है, तो उल्टा लेना चाहिए था। फिर से करती हूँ, फोर्थ वाले को फिर से, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे रखी है ना। कॉपी अगर ये मान लो, कॉपी के हिसाब से ये ऊपर की तरफ दे रखी है, पर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इधर करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो फोर्स किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। अब इधर देखते हैं, अब नीचे ये पॉजिटिव चार्ज ही है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी रखेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगली करेंगे और फोर्स इधर आ रहा है, ठीक है। तो इस पे भी फोर्स क्या लगेगा, इससे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी वही है टॉपिक, ठीक है। ऐसा नहीं है हेडिंग चेंज नहीं हुई है या फिर टॉपिक बदला नहीं है। अब बस ये थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल था, ये इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन क्या है मेरी, वेलोसिटी की। तो ये थीटा एंगल है। तो एक जनरलाइज हमने फिगर बनाया, वेक्टर बनाए, और हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए और 180 डिग्री हो, मैंने तब सिर्फ 0 डिग्री बनाया था, 180 डिग्री कंडीशन पर भी होगा यही, कि अगर 0 डिग्री है तो देखो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चार्ज है जो, ये जो चार्ज है, ये भी क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया मेरा 0 डिग्री, ठीक। और इस डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में है चार्ज पार्टिकल मेरा, ये चार्ज पार्टिकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर क्या होगा कि ये कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा इज 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो फोर्स ऐसे केस में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों फोर्स जीरो रहेगा, क्योंकि चाहे थीटा 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, देखो 0 डिग्री होता है तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है। मैंने अलग अलग फालतू में ही लिख रही हूँ। इसमें क्या होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अल्टीमेटली जीरो ही होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जब कोई एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन नहीं है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, यही तो कहेंगे। एक्सेलरेशन नहीं है मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं है,
मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब अगर पहले चार्ज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर चार्ज मूविंग है तो मूविंग करता रहेगा उसी सेम वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी, ये जो डेल्टा भी लिखा है, दिस इज क्या, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाए, जीरो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है तुम्हें, यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, ठीक है, और वेलोसिटी किस तरह है, इस तरह। तो अब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इधर, तो यानी कि क्या है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मेरे पास चार्ज है, उसका मास है m, और इसके ऊपर चार्ज है q। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये सिचुएशन है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, करो फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज। चार्ज की डायरेक्शन, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स आ रहा है ऊपर, ठीक है। तो चलो जल्दी से फटाफट से फोर्स लगा देते हैं ऊपर। तो अब बताओ, इधर ये हो गया फोर्स, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है, ओहो 90 डिग्री। तो तुम्हें पता है जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। कंफ्यूज नहीं करना है, फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन आता है, क्यों, क्योंकि F इक्वल्स टू एम ए होता है। अगर m मास की बॉडी पे F फोर्स लगेगा तो a एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, ये काइनेमेटिक्स में मैंने पढ़ाया है। ओके, चलो। अब एक्सेलरेशन जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा ध्यान रखना, तब तब क्या होगा, जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तब क्या होगा, तब तब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। अब ये वेलोसिटी जो है, ये बात भी मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ाई है, जिसमें जिन लोगों ने भी मोशन बंडी मुझसे पढ़ा है उनको ये बात अच्छे से पता होगी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन ना, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी का क्या चीज चेंज होगी, वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। कैसे लिख दूं, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज, ठीक है, चेंज होगी। वो भी कैसे होगी, देखो जब भी 90 डिग्री पे होते हैं तो किसी भी एंगल पे होता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज करता ही है, और 90 डिग्री पे होता है तब तब जैसे सर्कुलर मोशन होता है वही होता है, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, क्यों, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे भाई, इसको ले जाते हैं, घुमा देते हैं गोल गोल, तो ये इस तरह से लेके ऐसे जाएगा, ठीक है। थोड़ा कम गोल लग रहा है, कोई बात नहीं है, तुम लोग थोड़ा सा ऐसे समझ लो। ठीक है, आई थिंक अब ठीक लग रहा है ना। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये इसका सेंटर। अच्छा हाँ, दूसरी बात कि ये सर्कल इधर की तरफ घूमेगा कि इधर की तरफ घूमेगा, ये कैसे ध्यान रखेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो हमेशा सेंटर की तरफ ही रहेगी, तो इसी तरह से सेंटर हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो सेंटर अगर हम इधर बना रहे हैं तो कर्व इस तरह से आएगा, तो और ये कर्व आ गया, दिस इज द रेडियस, ठीक है। ओके, तो अब हम लिखेंगे क्या, हमारे पास फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, और यही फोर्स जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलर मोशन करवा रहा है, तो यही फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी बनेगा। तो हम लिख देंगे क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, v से v कैंसिल हो जाता है, तो r इज इक्वल टू आ जाता है एम वी अपॉन क्यू वी। मैग्नेटिक फील्ड वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा भी नहीं कह सकते क्योंकि और भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं वो कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एम वी अपॉन क्यू वी। एम क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q क्या है, चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, वी बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इस ये कब लगता है फॉर्मूला, जब हमारा वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। क्लियर इतनी बात, ठीक। और आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस
ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी कर्व ये बना रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि डिफरेंट डिफरेंट क्या फॉर्मूले हो सकते हैं हमारे रेडियस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और इनको लिंक ये बने कैसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने तुम्हें सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताया था, रेडियस इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, ये बात मैंने बताई थी, ठीक है। तो एम बी क्या है, एम बी क्या है, एम वी इज द मोमेंटम, मोमेंटम है, मोमेंटम। कभी हो सकता है तुम्हें मास ऑफ चार्ज पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ना दिया हो, तुम्हें सीधा कहा हो कि मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल ये है, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल दे रखा है, तो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अगला फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बी। तो एम बी की जगह पे क्या आ सकता है, पी भी आ सकता है, पी इज द मोमेंटम, ठीक है। अब उसके बाद तुम एक रिलेशन जानते होगे, कौन सा रिलेशन, तुमने पढ़ा होगा कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अभी एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं उसमें ऊपर भी एम और नीचे भी एम का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। इस तरीके से हम ऐसे भी लिख लेते हैं। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर यानी कि ये मोमेंटम का स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये तुमने देखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। हम ये भी लिख लेते हैं, तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें याद होना चाहिए कि रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। क्यों होना चाहिए ये फॉर्मूले याद, इसलिए क्योंकि तुमसे कई बार ऐसे कह देता है कि एक ये पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है और वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो तुम बताओ उनकी रेडियस का क्या रेशियो होगा। तो अब तुम देखो सेम काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो ये काइनेटिक एनर्जी ये वाला कंपोनेंट हटा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी सेम बोली है ना, तो अब तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तुम्हें यही करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज सेम बोल देगा उस चीज का को इंक्लूड करते हुए फॉर्मूला चाहिए हमें, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी को हटा देंगे, ठीक है, और सेम मैग्नेटिक फील्ड में ही है तो बी भी हटा देंगे, तो एम और क्यू का हम रेशियो देख लेंगे, उसके हिसाब से रेडियस का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखते हैं। अब ये एक रिलेशन हो गया। दूसरी बात क्या होती है, कई बार हमसे थर्मल एनर्जी के टर्म्स में सिर्फ फॉर्मूला आया है पी बाई क्यू में, अगर तुम देखो तो एक बार क्या था कि मतलब ये कह दिया था कि कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको उसको उसके पास ये थर्मल एनर्जी है, इस तरीके से। तो ये जो ई के है, इसको ये एनर्जी की तरह यूज किया जा सकता है, अगर इसको हम थर्मल एनर्जी की तरह यूज कर रहे हैं, एज थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही ई के की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 3/2 kT, ठीक है। 3/2 kT, ये क्या है, ये क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे फॉर्मूला आया है और कुछ पूछा ही नहीं है। अब ई के की, इस ई के की जगह तुम 3/2 kT रख दो, तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3m kT आ जाएगा, ठीक है। मैं सीधा लिख दे रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आया तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये फॉर्मूला कब कहाँ पढ़ते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया हुआ है, उसमें है ये फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। अच्छा, अभी और देखते हैं, ये हो गया। दूसरी चीज, कई बार हमसे ये पूछ लेता है, मतलब कई बार हमसे ये कहता है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है, तो उस केस में हम कैसे लिखते हैं हमारा फॉर्मूला, तो ये ई के जो है इसको हम क्यू वी के इक्वल कर देते हैं, क्यू वी, यहाँ पे ये v क्या है, दिस v इज द पोटेंशियल बाय विच चार्ज इज एक्सेलरेटेड, ठीक है, चार्ज इज एक्सीलरेटेड, जिससे ये एक्सेलरेट किया गया है, ठीक है। तो अब भी हम इसको रिप्लेस करके मैं इसका 5th नंबर का फॉर्मूला इधर लिख देती हूँ। 5th, तुम क्या लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2m क्यू वी अपॉन क्यू बी, ठीक है।
तो मेरे पास ये सारे फॉर्मूले आ चुके हैं, ये तुम्हें याद रहना है। तुम्हें ना सिर्फ ये ध्यान रखना है R इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू वी, और ये मैंने तुम्हें रिलेशंस इसलिए कराए हैं ताकि तुम कभी भूलो नहीं, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब हम और क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि भाई चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है अगर मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो गोल चक्कर काटता है। गोल चक्कर काटेगा मतलब गोला जो काट बनाने वाला है, सर्कुलर मोशन जो करने वाला है, उसको कितना टाइम लगेगा। मतलब ये कि जैसे अभी ये फिगर था, मतलब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे v वेलोसिटी से घुसा और इतना इसने ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो किया, मतलब सर्कुलर पाथ जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इसने फॉलो किया, उसमें कितना टाइम लगा, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, तो टाइम पीरियड यानी कि टी, टी इक्वल्स टू क्या होगा, गोल गोल चक्कर पूरा कर रहा है तो यानी कि 2 पाई आर, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी। आर को हम रिप्लेस कर देंगे वही अपना एम वी अपॉन क्यू बी से, और ये एक वी तो है ही, तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड कि टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड है वो ना ही रेडियस पे डिपेंड करता है ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन velocity and radius of charge, ठीक है। चार्ज पार्टिकल की क्या रेडियस है क्या वेलोसिटी है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड को, ठीक है। टाइम पीरियड के बाद क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t, तो यानी कि न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं, फ्रीक्वेंसी का हो गया, उसके बाद जैसे एक आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी अगर पूछ ले तो तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला 2 पाई/t। अगर तुम्हें पता है, तुमने अगर मेरे से बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, ये जो मेरे स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं ये तुमने अगर पढ़े हैं, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारे लिए फिजिक्स जो है बहुत आसान फील होगी, है ना, क्योंकि मैंने उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ है। तो मतलब मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, बट मैंने उसको चीजें बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाई हैं, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, बट ठीक है। चलो अभी इस फॉर्मूले को आगे देखते हैं, 2 पाई/t, तो ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड 2 पाई तो है ही, टाइम नीचे आएगा या 2 पाई एम, और फिर क्यू बी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मैं ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकती हूँ क्यू बी अपॉन एम, ठीक है, सही है, बढ़िया लग रहा है। चलो तो ये तो हो गए भाई हमारे फॉर्मूले। अब क्वेश्चन कर ले, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। बेटा आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटम। देखो 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 ध्यान दो, क्या है, सेम मोमेंटम, मोमेंटा मतलब मोमेंटम, ठीक है, मतलब मोमेंटा इज द प्लूरल ऑफ मोमेंटम, सेम मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर, है ना, टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो तुम देखो ना, मैं थ्योरी टाइम पे ही इतने बता देती हूँ इस तरह से ताकि तुम्हें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है यानी कि प्रोटॉन, यानी कि H+, ठीक है। तो H+ के लिए Q क्या यूज करते हैं, देखो मैंने तुम्हें ये जितने भी ये वाले क्वेश्चंस आते हैं ना ये रिलेशन वाले आते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि तुम H+ प्रोटॉन के लिए जो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो वैल्यू लिखने लग जाओगे, नहीं कि Q की वैल्यू हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁹ नहीं, ये सारे रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब कंपैरिजन करके निकाले जाते हैं। तो इसमें तुम्हें यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, बॉक्स में लिख देती हूँ, वैसे मैंने किसी न किसी क्लास में बताया ऑलरेडी कि हम प्रोटॉन के लिए क्या कर रहे होते हैं,
प्रोटोन, ठीक है, क्यू क्या रखेंगे, एम क्या रखेंगे, ठीक है। तो प्रोटोन के लिए हम क्यू रखते हैं, मास एम रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए हम चार्ज 2q रखते हैं और मास 4m रखते हैं, ठीक है। और मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाए तो, इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर नहीं कराते हैं जनरली। चलो अभी इतना ही लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अभी मेरे को एक रैंडम से और याद नहीं आ रहा, जिसका भी रखते हैं, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, आगे आएगा तो बता दूँ, ठीक है। चलो, तो मेरा मतलब ये है कि कंपैरिजन करके हम लिखते हैं, ठीक है, इसके कंपैरिजन में क्या है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि ये मेरा सेम मोमेंटा है, सेम मोमेंटम, यानी कि तुम्हें रेडियस का, अब देखो क्या है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, द रेशियो ऑफ द रेडियाई बतानी है, रेडियाई का रेशियो बताना है, तो रेशियो बताना है ना, तो तुम्हें रेडियस का वो फॉर्मूला पकड़ना पड़ेगा, तुम्हें वो फॉर्मूला पकड़ना पड़ेगा जिसमें मोमेंटम आता हो। तो कौन सा फॉर्मूला है, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, या फिर ये कह दो पी अपॉन क्यू बी। अब ये चीज सेम है, जो चीज सेम है उसे हटा दो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम रह गई सिर्फ और सिर्फ रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू और बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। और ऑब्वियसली एक ही मैग्नेटिक फील्ड में दोनों एंटर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हटा दो। तो यहां से हम सिर्फ लिखेंगे रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है। अब मास का तो मतलब ही नहीं रहा, तो हम क्या लिख देंगे भाई, R1 अपॉन R1 की वजह में R हाइड्रोजन अपॉन R अल्फा। तो हाइड्रोजन के लिए चार्ज कितना लिखा था, हाइड्रोजन यानी कि आयोनाइज हाइड्रोजन एटम, यानी कि चार्ज Q, और अल्फा उसके लिए 2Q, तो यानी कि 2/1, रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल था ये तो बहुत। अब अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है कि इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं विद सेम वेलोसिटी, क्या चीज सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो हमें रेशियो ऑफ देयर रेडियाई निकालना है। तो मुझे रेडियस का वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें वेलोसिटी आता हो। तो रेडियस के, देखो तुम देख लो पहले इधर, इस कौन से फॉर्मूले में रेडियस आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, क्या इसमें वेलोसिटी है, नहीं, ये मोमेंट वो है पोटेंशियल, इसमें वेलोसिटी है, नहीं है, इसमें वेलोसिटी है, नहीं है, इसमें वेलोसिटी है, नहीं है, इसमें वेलोसिटी, पहले वाले में वेलोसिटी है। तो पहले वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या लिखेंगे हम, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। एम बी अपॉन क्यू बी करेंगे, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, बी हटा दो और ये भी हटा दो, ठीक है। तो अब रेडियस की जो लड़ाई है वो सिर्फ किससे है, मास और चार्ज से। पिछले वाले में मास नहीं था, क्यों, मोमेंटम में मास कवर हो गया था। तो हाइड्रोजन की रेडियस अपॉन अल्फा पार्टिकल की, तो ऊपर रखेंगे हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन के लिए एम रखना था मास, अल्फा पार्टिकल के लिए 4m रखना था। क्यों, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। चार्ज क्यू, हाइड्रोजन के लिए क्यू रखना है, उसके लिए 2q रखना है, तो यानी कि ये 2/4, यानी कि 1/2 रेशियो आ जाएगा, यानी कि 1:2 रेशियो, ठीक है, सिंपल था ये। कई बार ड्यूटेरॉन और पूछ लेते हैं, तो ड्यूटेरॉन का और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ड्यूटेरॉन का अगर आ जाता है, ड्यूटेरॉन ड्यूट्रॉन के बारे में अगर आ जाता है तो उसके लिए भी हम चार्ज क्यू लिखते हैं, मास 2m यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ड्यूट्रॉन तुम्हें पता होगा, ड्यूट्रॉन क्या होता है, आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, है ना। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है भाई। प्रोटॉन पे चार्ज q, मास m, इस पे चार्ज 2q, मास 4m, ठीक है। एंटर करते हैं दोनों ही एक ऐसे रीजन में, बोथ एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मूविंग एट राइट एंगल टू द फील्ड। तो किस पे एंटर करते हैं, राइट एंगल टू द फील्ड, तो इन्होंने बोल दिया पहले ही कि मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ बोथ द पार्टिकल इज इक्वल, क्या चीज इक्वल है, ओ भाई इन्होंने तो अब रेडियस ही इक्वल कर डाली, ठीक है। चलो, एंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इन्होंने दे रखी है किसकी, प्रोटॉन की, हमें पूछ रहा है कि एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, रेडियस इक्वल है और काइनेटिक एनर्जी, मतलब रेडियस और काइनेटिक एनर्जी दो चीजें आ रही हैं, तो मुझे रेडियस का वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी आता हो, तो 2m
काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी, यही तो यूज करेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट। अब क्या है, रेडियस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो अब क्या कर दोगे तुम, देखो। अच्छा चलो थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। अगर मैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी प्रोटोन जो है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अल्फा के बराबर है। क्या लिखोगे इसके लिए, तो तुम √2m, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं इसके लिए प्रोटोन का लिख देती, के हटा दूं मैं थोड़ा सा ना, के हटा देते हैं, ये प्रोटोन की हो गई, अपॉन चार्ज ऑन प्रोटोन और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या करोगे, 2 मास कितना रखोगे, 4m। ठीक है, कितना रखोगे, 4m। और इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अपॉन चार्ज कितना रखोगे, 2q, फिर मैग्नेटिक फील्ड। सही है, किसी को कोई डाउट नहीं है? √2 से √2 कैंसिल, ई, अभी ईपी, हाँ। प्रोटोन की एनर्जी कितनी थी, प्रोटोन की, सॉरी 1 मिनट, मैंने यहाँ पे पी लिख दिया है, इधर ई पी रहने देते हैं और इधर ई अल्फा। ठीक है, हमें ई अल्फा ही तो पता करना है, ई पी के टर्म्स में देखते हैं। तो अब देखो तुम, एम से एम कट गया, बी से बी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, इधर क्या बचा है, अब ये क्या बच रहा है, इधर अंडर रूट ई पी बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है, √4 ई अल्फा अपॉन 2। ठीक है, अब √4 क्या हो जाएगा, 2 ई अल्फा अपॉन 2। ठीक है, तो 2 से फिर 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये सब रूट, इधर ई अल्फा पे तो रूट ही रहेगा ना, देखो है ना, ई अल्फा पे रूट रहेगा, तो यानी कि ई पी जो होगा वो ई अल्फा के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि अल्फा पार्टिकल की भी एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी जो प्रोटॉन की थी, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन आता है ना। अब देखो तुम, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोल रहा है, ध्यान दो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। अब देखो टाइम पीरियड किसकी बात कर रहा है, टाइम पीरियड, और क्वेश्चन पूछ रहा है डिपेंड, इंडिपेंडेंट, डिपेंड, इंडिपेंडेंट, यानी कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। अरे टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखते हैं ना, 2πm अपॉन क्यूबी, और मैंने तभी बोला था कि टाइम पीरियड वेलोसिटी और रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं करता। सारे ऑप्शन में रेडियस वेलोसिटी, वेलोसिटी रेडियस, वेलोसिटी रेडियस, वेलोसिटी रेडियस यही बोल रखा है, और मैंने पहले ही कहा था कि डिपेंड ही नहीं करता। लो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ वी एंड आर। अब जिसको ये बात नहीं पता ना, वो ये इसको देखेगा ही नहीं, जो सही आंसर है वो अकेला अलग अलग दिखाई दे रहा है, आंसर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मेरे को टिक लगा दे, तू टिका दे, लेकिन जिसको पता नहीं है वो इनमें 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 ध्यान देगा। ठीक है, तो ये होता है कि क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट केस क्या है मेरा, कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग एट एन एंगल अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे एंटर करता था तो क्या होता था, फोर्स 0 होता था। 90 डिग्री पे क्या होता था, इतनी देर से जो हम रामायण पढ़ते आ रहे हैं ना, वो सारी 90 डिग्री वाली ही थी। अब हम पढ़ेंगे कि भाई 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री के अलावा किसी पे एंटर करता है तो क्या होता है, तो क्या होगा। ओके, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, तो इस साइड कितना कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा, और इधर कितना कंपोनेंट आएगा, v sin थीटा। तो अब तुम इसे भूल जाओ, किसे याद रखो, v cos थीटा और v sin थीटा। अब जरा इसको देखो, v cos थीटा, तो v cos थीटा क्या है, along द, v cos थीटा इज along मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के along है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तो थीटा, मतलब ये है कि इस वाली वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल तो 0 हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट इन फोर्स, या फिर हम कहेंगे कि ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ वेलोसिटी, देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स। ठीक है, कोई फोर्स नहीं होगा। अब ये वाला जो पार्ट है वेलोसिटी का, वो कितना है, 90 डिग्री के एंगल पे, तो दिस पार्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस पार्ट हम ये कहेंगे एट 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो
so responsible for force and circular motion। क्यों सर्कुलर मोशन? क्योंकि भाई फोर्स इसकी वजह से जो लगेगा वो परपेंडिकुलर ही तो लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स क्या लगने वाला है? परपेंडिकुलर। अब देखो जरा, फादर मदर चाइल्ड ये करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन बताओ। फोर्स की डायरेक्शन बताओगे तो देखो क्या आएगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है? अंदर की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा? ये पार्टिकल मूव करने वाला है कुछ इस तरह। अब ये मैं ऐसे दिखा नहीं सकती, लेकिन तुम्हें ऐसे फील करना है, जैसे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन है, ऐसे समझ लो, ये वी साइन थीटा है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। अब हाँ, ये घूमेगा तो ऐसे अपनी जगह पे, ठीक है, ऐसे घूमेगा। लेकिन ये जो वी कॉस थीटा है वो क्या करेगी, इस चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ खींचेगी, तो ये ऐसे ऐसे घूमते हुए छल्ले बनाने लगेगा अपने। अब तुम कुछ और मत सोचना, ठीक है, ये ऐसे करके ये ऐसे बनाएगा, ठीक। तो अब यही चीज हमें यहाँ समझनी है। तो ये जो सर्कुलर मोशन था, सर्कुलर, अगर एक सर्कल, तो रेडियस ऑफ वन सर्कल, अगर मैं कहूँ कि रेडियस ऑफ वन सर्कल, ये रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस जो होती है वो क्यों बन रही है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है? फोर्स 90 डिग्री पे है वेलोसिटी के, तो फोर्स 90 डिग्री पे वेलोसिटी के है किस वेलोसिटी की वजह से? v sin थीटा की वजह से। तो एम वी साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला था उसमें हम यहाँ पे v की जगह पे v sin थीटा अपॉन क्यू भी कर देंगे। बस यही बदलाव आता है इस फॉर्मूले में, ठीक है। और हमें क्या देखना होता है, और हम ये देखते हैं, अच्छा हम टाइम पीरियड अगर देखें, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 2 पाई m अपॉन क्यू भी ही रहेगा, टाइम पीरियड पे असर ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी आती ही नहीं है, इसीलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर हम एक टर्म आता है पिच, ये क्या आती है? पिच। तो ये पिच क्या होता है, यानी कि एक टाइम पीरियड में इसने अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो पिच अगर मैं कहूं, अगर इसको पिच को मैं एक्स से डिनोट कर दूं, तो एक्स पिच कितनी आएगी, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एक पर्टिकुलर एक गोला पूरा होने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक गोला पूरा होने में जो टाइम लगा है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। उतनी देर में इसने अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड। स्पीड कितनी है, v cos थीटा। कितना टाइम, t टाइम पीरियड, ठीक है। तो तुम क्या कर दो, बस इसको डब्बे में बंद कर दो, ये आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। इस टाइम इस टी की जगह पे तुम क्या कर सकते हो, 2 पाई m क्यू अपॉन क्यू बी भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन जब यहाँ पर 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा आएगा फोर्स। तो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इनसे आते हैं, जब 90 डिग्री पे होता है, 90% क्वेश्चन उसी से आते हैं, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एक बार जरा इससे ना क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, और क्वेश्चन ट्राई कर लेना इस पे बेस्ड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये अच्छे से आना बहुत जरूरी है। बाकी नेक्स्ट जो है वो लॉरेंस फोर्स है, और करंट कैरिंग वायर जो है प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो वाला केस देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो कल आ जाएगा, ठीक है। ओके, टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस और अपने कमेंट्स करके जाना, ठीक है। ओके, बाय बाय।